गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द संरचना। शब्द संरचना का दूसरा भाग। पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने शब्द संरचना को समझा था। शब्द संरचना के लिए 3 माध्यम भी बताए थे, यानी कि उपसर्ग के माध्यम से शब्द संरचना, प्रत्यय के माध्यम से शब्द संरचना और समास या संधि के माध्यम से शब्द संरचना। पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने उपसर्ग के माध्यम से शब्द संरचना को सीखा था। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज के वीडियो के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के माध्यम से शब्द संरचना। तो आज का टॉपिक है आपका शब्द संरचना। किसके माध्यम से? प्रत्यय के माध्यम से। तो एक बार फिर आपको अवगत करा दूंगा प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार पुनः, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मूल शब्द हैं तो एक ये मूल शब्द है दया, ठीक है। एक मूल शब्द और ले लेता हूं चाचा। अब यहां हम प्रत्यय जोड़ेंगे दोनों में। अब प्रत्यय इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम आलू। तो ये आपका शब्द नया शब्द बनेगा दयालु। इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, ये हो जाएगा चाची, ठीक है। यहां हमने देखा था ये दया और चाचा ये 2 मूल शब्द हैं। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर, दया मूल शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण होता है, दयालु शब्द बन जाता है। ठीक इसी प्रकार चाचा में ई प्रत्यय जोड़ने पर चाची शब्द का निर्माण होता है। तो ये आपके प्रत्यय हो जाते हैं। इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे प्रत्यय क्या क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला आपका भेद होता है कृत। उचित है? पहला आपका भेद हो जाता है कृत और दूसरा आपका भेद हो जाता है प्रत्यय का तद्धित। ये अब इन 2 के आधार पर, अब इन प्रत्यय के जो कि 2 भेद हैं, इन दोनों के आधार पर हम देखेंगे शब्द संरचना को, ठीक है। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की, ठीक है। तो कृत प्रत्यय की बात करने के लिए मैं ये वाला प्रत्यय यहां से हटा देता हूं और 1 by 1 हम आगे इसको देखेंगे। कृत प्रत्यय, तो जैसा कि प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया, कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय के लिए जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय उन्हें कहा जाता है। अब कृत प्रत्यय के कुछ और भेद भी होते हैं, वो मैं यहां बोर्ड पर लिख देता हूं। चलिए यहां मैं इसके नीचे लिखता हूं। पहला इसका भेद होता है कर्तवाच्य।
प्रत्यय। दूसरा इसका भेद हो जाएगा आपका कर्मवाचक तीसरा इसका भेद हो जाएगा करणवाचक। अभी मैं आपको इसके भेद बता रहा हूं, बाद में इनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा उदाहरणों के द्वारा। चलिए अगला अगर हम इसका देख लेते हैं भेद, तो अगला भेद हो जाता है इसका भाववाचक। भाववाचक। और इसका एक भेद और है जो कि इसका अंतिम भेद है, कृत प्रत्यय का अंतिम भेद है, वो है क्रियावाचक वाचक। ये मैंने यहां बोर्ड पर सभी कृत प्रत्यय के भेद लिखे हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कर्तवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, कर्मवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो चलिए मैं आगे इनको डिस्कस करता हूं। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की लेक्चर में एक बार बताया था, कर्तवाच्य वाच्य पढ़ाए थे। वाच्य पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको वाच्य के 3 भेद बताए थे, कर्तवाच्य, भाववाच्य, है ना, और कर्मवाच्य। तो कर्तवाच्य में क्या होता है, करने वाला, किसी कार्य को करने वाला होता है कर्तवाच्य। अब ठीक उसी प्रकार हम कर्तवाचक प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो कर्तवाचक प्रत्यय क्या कहलाते हैं, जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है। जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कर्ता का बोध होता है, कर्ता। ठीक है, इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं। अब मैं भूल एक शब्द है, भूल एक शब्द है। अब भूल शब्द में मैं प्रत्यय जोड़ने जा रहा हूं अक्कड़। तो ये नए इसका शब्द बनेगा भुलक्कड़। समझ गए। भूल एक मूल शब्द है, अक्कड़ उसमें प्रत्यय है। भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़। ठीक है, ये नए शब्दों का निर्माण यहां से हो जाएगा। कुछ और, जैसे आक एक प्रत्यय है और तैर मूल शब्द है। तैर धन आक बराबर हो जाएगा तैराक, तैर धन आक बराबर हो जाएगा आपका तैराक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ का अगर मैं प्रत्यय जो लड़ धन आका बराबर लड़ाका। ठीक है, लड़ मूल शब्द हो जाएगा, आका प्रत्यय हो जाएगा, नए शब्द का निर्माण होगा लड़ाका। ठीक उसी प्रकार उड़ धन आका बराबर उड़ाका, पढ़ धन आका बराबर पढ़ाका। ठीक इसी प्रकार आगे के क्रम में और भी हैं, जैसे आड़ी। आड़ी एक प्रत्यय है और खेल में इसको जोड़ेंगे, यानी खेल मूल शब्द है, खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी। तो ये यहां आपके हो जाते हैं कर्तवाचक प्रत्यय। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। तो कर्मवाचक प्रत्यय के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले, जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले का बोध होता है। कर्म, जैसे कि यहां शब्द से पता चल रहा है कर्म। ठीक है, इसके उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे यानी जैसे कर्म का बोध, कर्म
का बोध कराने वाले शब्दों का बोध होता है। जैसे बिछौना, खिलौना। अगर बिछौना खिलौना में अगर हम देखेंगे तो प्रत्यय दोनों में एक ही प्रत्यय है, औना। ठीक है, औना। तो यहां उदाहरण देखते हैं। औना प्रत्यय है, इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? बिछौना, खिलौना। समझ में आ गया? ये इससे दो शब्द बन जाएंगे। फिर देखते हैं और एक प्रत्यय है ना। ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ओढ़ना, ओढ़ना। ठीक है, अगला प्रत्यय हम नी युक्त करेंगे। अगला प्रत्यय है नी। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? ओढ़नी और ओढ़ में जोड़ेंगे नी को ओढ़नी हो जाएगा, और सूंघ में जोड़ेंगे सूंघ, सूंघ, सूंघ में जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका सूंघनी। क्या हो जाएगा? सूंघनी, सूंघनी। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे कर्मवाचक, कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर हम आगे देखेंगे करणवाचक प्रत्यय। समझ में आ रहा है? करणवाचक प्रत्यय, तो जो प्रत्यय क्रिया से, क्रिया के करण रूप यानी क्रिया के साधन का बोध कराते हैं, साधन का रूप बनाते हैं, उन्हें करणवाचक कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। ठीक है, उदाहरण मैं लिखता हूं, करणवाचक का उदाहरण लिखता हूं। जैसे करणवाचक में, जैसे करणवाचक में दो शब्द मैं यहां लिख देता हूं आपका, धेरा, और दूसरा लिखता हूं मैं झूला। ठीक है, ये दो शब्द हो गए। अब इनमें प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय है आ। ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या है? आ। तो आ प्रत्यय इसमें है, तो धेर धन आ बराबर धेरा, झूल धन आ बराबर झूला। ठीक है, आगे और शब्द देख लेते हैं। जैसे फांस, आगे एक शब्द और है। जैसे अब हम ई प्रत्यय, इसका एक प्रत्यय है करणवाचक का ई, ये रहा ई। अब शब्द जैसे फांस, फांस धन ई बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? फांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फांसी। फिर बुहार धन ई बराबर, ये आपका हो जाएगा बुहारी। ठीक है, एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। रेत धन ई बराबर रेती। ठीक है, चलिए मैं यहां आपको समझाने के लिए ये उदाहरण बता दे रहा हूं। इनके और भी कुछ प्रत्यय हैं। हर किसी के कर्तवाचक के और भी प्रत्यय आपको दिए जाएंगे, कर्मवाचक के और भी प्रत्यय दिए जाएंगे, करणवाचक के और भी प्रत्यय आपको समझाए जाएंगे, भाववाचक के और भी प्रत्यय आपको समझाए जाएंगे, क्रियावाचक के भी ठीक उसी प्रकार क्रियावाचक के भी आपको और भी प्रत्यय बताए जाएंगे। यहां मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 या 3 उदाहरण दे रहा हूं। बाकी के जो प्रत्यय हैं उनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी गई है, वहां क्लिक करके आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम करणवाचक हो गया। करणवाचक के बाद आ जाता है आपका भाववाचक। अब भाववाचक को याद कीजिए आप लोग, मैंने आपको ग्रामर के पोर्शन में मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए भाववाचक संज्ञा जो मैंने बताया था, यानी कि जिस संज्ञा से भाव का पता चलता है, जैसे अच्छाई, बुराई, बेईमानी, चालाकी, होशियारी, ईमानदारी, ये सभी क्या हैं? ये सभी भाव हैं।
तो ठीक उसी प्रकार उसी से संबंधित है ये आपका प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, तो जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जिन प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उन प्रत्ययों को भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको एक समझाना चाहता हूं। जैसे आवट एक प्रत्यय ले लेते हैं। कौन सा? आवट। ठीक है, अब इस आवट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द हमने बनाए हैं। वो शब्द जैसे लिखावट, उचित है। लिखावट के बाद दिखावट, दिखावट के बाद और फिर एक और शब्द हम बना लेते हैं मिलावट। समझ में आ गया? यहां देखेंगे सभी के अंत में आवट आ रहा है, तो आवट एक प्रत्यय है और ये क्या है? अब ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखावट, दिखावट और मिलावट, ये क्या है? ये अपने आप में भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जैसे आओ, आओ एक प्रत्यय है। आओ एक प्रत्यय है। अब इससे बनने वाले कुछ शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा होंगे, जैसे बहाव। जैसे बहाव क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा हो गया। बचाव एक भाववाचक संज्ञा हो गया। तीसरा लिखते हैं हम झुकाव। ये आपके हो जाएंगे तीन और शब्द आ प्रत्यय। ठीक है, बहा, वह बह धन आ बराबर बहाव, बच धन आ बराबर बचाव, झुक धन आ बराबर झुकाव। तो यहां ये भाववाचक संज्ञा आपके हो जाते हैं। और कृत प्रत्यय का अंतिम है क्रियावाचक प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके लिए क्रियावाचक के लिए क्या होगा? तो जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय, जिन प्रत्ययों के योग से क्रियावाचक विशेषण अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण बताए, जो क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं इनको। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक प्रत्यय ले लेता हूं, ता। ता एक क्या है? प्रत्यय है। अब ता प्रत्यय से कौन कौन से शब्द क्रियावाचक, क्रिया विशेषण क्रिया के बोध कराने वाले या नई क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। अब खिलता, खिलता, ठीक है, खिलता हो जाएगा। चलता हो, चल धनता, चलता। पढ़ धनता, पढ़ता, ठीक है। पी धनता, पीता। खा धनता, खाता, ठीक है, खाता। खा धनता, खाता। पी धनता, पीता, ठीक है। लिख धनता, लिखता। तो आपने देखा ये क्रिया है, ठीक है, विशेष प्रकार की क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्रियावाचक
कृत प्रत्यय। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक और उदाहरण लिखता हूं मैं यहां पे। एक और उदाहरण लिखता हूं, जैसे उदाहरण के लिए कर। कर एक प्रत्यय है। कर क्या है? एक प्रत्यय है। अब इनसे शब्द बनेंगे। कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे कर से सुन धन कर, सुन धन कर बराबर सुनकर, सुन धन कर बराबर सुनकर, पढ़ धन कर बराबर पढ़कर, लिख धन कर बराबर लिखकर, आ धन कर बराबर आकर, आ धन कर बराबर हो जाएगा आपका आकर। ठीक है, ऐसे ही लिख का लिख देता हूं मैं, लिख धन कर बराबर लिख कर। ठीक है, ये आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय यहां आपके हो जाएंगे। चलिए, अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रत्यय के दो भेद। पहले भेद हमने पढ़ा था, कृत प्रत्यय को पढ़ा था। अब दूसरे प्रत्यय का जो दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय, अब हम उसको पढ़ेंगे। अब हम दूसरे भेद को पढ़ने जा रहे हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उस पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वहां प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा भेद, चलिए अब इस हम प्रत्यय को समझेंगे। बहुत ही सरल है, साधारण है ये प्रत्यय। हालांकि वो भी आपका सरल ही था, कठिन कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब इस प्रत्यय में क्या होगा? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किस किस के? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के और अव्यय के। इन चारों के अंत में प्रत्यय अगर लग जाता है और नए शब्द का निर्माण होता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा, विशेषण उदाहरण मैं आपको बताता हूं। किस किस के अंत में लगेंगे? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में और अव्यय के अंत में। अगर प्रत्यय लगता है और नए शब्द का निर्माण होता है तो वह आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं। अब एक संज्ञा ले लेते हैं, कला। कला क्या है? कला एक संज्ञा है। ठीक है, कला क्या है? एक संज्ञा है। अब इसमें प्रत्यय को जोड़ेंगे। कला धन कार बराबर क्या हो जाएगा? कलाकार। तो देखा हमने, संज्ञा के अंत में कार प्रत्यय लगा, नए शब्द का निर्माण हुआ, कलाकार। ठीक उसी प्रकार एक विशेषण के मीठा। अच्छा, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए, विशेषण मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण है। मीठा क्या है? एक विशेषण है। अब मीठा में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे
तो यहां मैं लिखता हूं मीठा धन आस बराबर हो जाएगा, आस बराबर हो जाएगा आपका, यहां लिखता हूं मिठास। क्या? मिठास। समझ में आ गया? तो विशेषण में आस प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द मिठास का निर्माण हुआ, आपकी तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। एक और उदाहरण लिखते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम का उदाहरण और एक और देखते हैं। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एक सर्वनाम का उदाहरण है अपना। अपना क्या है? एक सर्वनाम है। अब इस अपना शब्द में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये आपका नए शब्द का निर्माण होगा, अपनापन। समझ में आ गया? अगला एक और देख लेते हैं। एक शब्द है बाहर और इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? बाहरी। सुन, चलिए ये आपके हो जाते हैं कुछ तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो यहां मैंने आपको संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर भी बताया, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भी बताया, विशेषण में भी प्रत्यय जोड़कर आपको बताया कि कैसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो भेद जो हैं, इसके भेद जो हैं, पहला भेद इसका हो जाता है आपका पहला स्त्रीलिंग वाचक। इसका पहला भेद हो जाता है स्त्रीलिंग वाचक, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। अब जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग, तो ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह आपके स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ई प्रत्यय अगर ले लेते हैं, हम एक प्रत्यय ले लेते हैं, प्रत्यय ई, प्रत्यय ई। अब इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ई से बनने वाले आपका हो सकता है चाचा धन ई बराबर चाची, और लड़का धन ई बराबर लड़की। समझ गए? ऐसे ही एक और प्रत्यय इन प्रत्यय से धोबी, धोबी धन इन बराबर धोबिन। ठीक है? धोबी धन इन बराबर इन, धोबी धन इन बराबर धोबिन। और लोहार धन इन बराबर, लोहार में इन जोड़ेंगे तो लोहारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहारिन हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? फिर एक प्रत्यय और है आ। जैसे इसके, अब ये विशेष यहां देखने वाली बात है, ये भी स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय में स्त्रीलिंग शब्द ही बनेंगे। शब्दों में प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। आ में आपका, जैसे अगर मैं शिष्य, शिष्य में आप प्रत्यय जोड़ता हूं तो यह आपका हो जाता है शिष्य।
समझ में आ गया। शिष्या कैसा शब्द है? शिष्या स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आनी, आनी एक प्रत्यय है, देवर में जोड़ेंगे तो देवरानी हो जाएगा, और फिर नौकर में जोड़ेंगे तो नौकरानी हो जाएगा। ठीक है। आइन, आइन एक प्रत्यय है, पंडा में जोड़ेंगे तो पंडाइन हो जाएगा। ऐसे इया एक प्रत्यय है, इया, बूढ़ा में जोड़ेंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, बंदर में जोड़ेंगे बंदरिया हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय का जो पहला भेद है, जिसे हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, इनमें शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसके पश्चात स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। चलिए दूसरा हम इसका भेद देख लेते हैं। दूसरा इसका भेद देख लेते हैं। पहला भेद इसका था, ये इसका पहला भेद था, यहां लिख देता हूं मैं इसका। ठीक है, पहला भेद स्त्रीलिंग वाचक। दूसरा यहां लिख देता हूं। कर्तवाचक, हाँ, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। अब कर्तवाचक से समझेंगे। जैसे अब इसमें क्या होगा, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य करने वाले का बोध होता है। कार्य करने वाला कर्त, कर्तवाचक कार्य करने वाला तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, वे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गर एक प्रत्यय है, यहां उदाहरण लिखता हूं उसके। गर, गर एक प्रत्यय है। ठीक है। अब अगर इस मूल शब्द जादू में अगर जोड़ूंगा इसको, गर को, तो ये क्या हो जाएगा? आपने शब्द को सुना है, इसको जादूगर हो जाएगा। ठीक है, जादूगर, समझ में आ गया। फिर दूसरा हो जाएगा बाजी। बाजी में अगर मैं गर प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? बाजीगर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए और प्रत्यय, बाला एक प्रत्यय है। बाला एक प्रत्यय है, बाला एक प्रत्यय है। ठीक है। अब बाला प्रत्यय का, वाला प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। पहले तो हमें मूल शब्द ढूंढना होगा। तो जैसे दुकान, दुकान, धन वाला, धन वाला बराबर दुकान वाला, दुकान वाला। ठीक है। अगला हम देखते हैं दूध। दूध, धन वाला बराबर दूध वाला। ठीक, समझ गए आप? अब इसके कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे आरी, आरी एक प्रत्यय है। भीख, भीख में आरी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिखारी हो जाएगा, यानी भीख मांगने वाला भिखारी। तो वो मांगने वाला है ना, करने वाला है। भिखारी क्या होता है? भीख मांगने वाला। किसी कार्य को करने वाला कर्तवाचक होता है। तो कर्तवाचक आपके तद्धित प्रत्यय में हो जाएगा आरी, आरी हो जाएगा आपका प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा ये। अब मूल शब्द आपका भीख है तो भिखारी हो जाएगा। ऐसे ही कार, कार एक,
कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। कार, अब चित्र धनकार बराबर चित्रकार, पत्र धनकार बराबर पत्रकार, ठीक है, ऐसे आपके हो जाएंगे। ये कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय आपके ये हो जाएंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं, इसका अगला प्रकार है आपका तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार स्थानवाचक। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहां इससे क्या तात्पर्य है, जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है, स्थानवाचक यानी कि स्थान का बोध कराने वाले शब्द, स्थान का बोध कराने वाले शब्द, जैसे जयपुरिया, मुंबईया। या क्या है, एक प्रत्यय है। जयपुर में जोड़ेंगे जयपुरिया हो जाएगा, मुंबई में जोड़ेंगे मुंबईया, मुंबईया हो जाएगा। तो स्थान का बोध कराने वाले हो जाते हैं ये, जैसे जयपुरिया और मुंबईया, ठीक है। अब दिल्ली वाला, मथुरा वाला, बाला एक प्रत्यय है, दिल्ली में जोड़ेंगे दिल्ली वाला हो जाएगा, मथुरा में जोड़ेंगे मथुरा वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ई एक प्रत्यय है। अब इसको स्थान कैसे पता है, जैसे बंगाली, बंगाल धन ई बराबर बंगाली हो जाएगा आपका, गुजरात धन ई बराबर गुजराती हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है आपका गुणवाचक। चौथा है आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का पता चलता है। ये देखो यहां लिखा हुआ है गुणवाचक। तो किसी व्यक्ति की, वस्तु की गुण अथवा विशेषता का बोध कराने वाले शब्द बनते हैं तो वो आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ प्रत्यय में आ एक प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई एक प्रत्यय है, इनके शब्द मैं बताऊंगा आपको। ईला प्रत्यय है, ठीक है। अब पहला मैंने आ प्रत्यय लिखा है, तो इससे कौन सा बन जाएगा, प्यास धन आ बराबर प्यासा, ठीक है, प्यास धन आ बराबर प्यासा। ठंड धन आ बराबर ठंडा। ई से बनेगा आपका क्रोध धन ई बराबर क्रोधी। कीमत धन ई बराबर कीमती। दर्शन धन ई बराबर दर्शनीय। प्रार्थना धन ई बराबर प्रार्थनीय। ईला से रंग धन ईला बराबर रंगीला और शर्म धन ईला बराबर शर्मीला। यानी कि यहां से वो शब्द बनेंगे जो किसी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यय जो जिन्हें किसी शब्द में जोड़ते हैं, ऐसे प्रत्यय जिन्हें किसी शब्द में जोड़ते हैं और वे शब्द, नए शब्द का निर्माण होता है जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं, तो उन प्रत्यय को हम कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके कुछ और उदाहरण भी हैं, कुछ और प्रत्यय हैं। तो बाकी के प्रत्यय बहुत काफी, सभी प्रत्यय को पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक को ओपन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ आपके अन्य व्याकरण संबंधी टॉपिक वहाँ दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक भी वहाँ पे आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक के और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और भी उदाहरणों के माध्यम से प्रत्यय को समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। पांचवा है भाववाचक। क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
ठीक है। भाववाचक, तो जैसा कि इसके शब्द से पता चलता है, ऐसे प्रत्यय जिनसे भाव का पता चलता है, भाव से तात्पर्य है, तो भाव यानी कि मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाते समय बताया था, भाववाचक संज्ञा बताई थी ना, तो उसी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय का जो कहेंगे वो क्या होते हैं, तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे समझते हैं, चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे अब मुझे जगह बोर्ड पर कम है, मुझे ये साफ करना पड़ेगा, तो सभी को साफ कर देता हूं मैं, या आपने लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो वीडियो को बैक में जाके वो लिख सकते हैं कॉपी पे, है ना। तो अब हम यहां पढ़ने वाले हैं भाववाचक, ठीक है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, मैंने कि ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिनके योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, इनके योग से, हाथ में थोड़ा सा चोट लगी हुई जिसकी वजह से सीधा नहीं आ पा रहा है। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये डेफिनेशन आप इसकी लिख लेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए समझते हैं, ता एक प्रत्यय है, मनुष्य धन ता बराबर मनुष्यता, मित्र धन ता बराबर मित्रता, ठीक है। त्वा एक प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा देव धन ता बराबर देवत्व, ठीक है। व्यक्ति धन ता बराबर व्यक्तित्व। ऐसे ही एक और है प्रत्यय आपा, यह आपका हो जाएगा बूढ़ा धन पा बराबर, बूढ़ा धन आपा बराबर बुढ़ापा, ठीक है। पूजा धन पा बराबर पुजापा। एक प्रत्यय और देख लेते हैं, पन, तो लड़का धन पन बराबर हो जाएगा लड़कपन। दूसरा हम देख लेते हैं, बच्चा धन पन बराबर हो जाएगा बचपन, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, ये देखे ये सारे शब्द मनुष्यता, मित्रता, देवत्व, व्यक्तित्व, पुजापा, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो यहां से आपकी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपका भाववाचक संज्ञा भी आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम अगला प्रकार पढ़ते हैं, बिना समय गवाए आगे हम देखते हैं। चलिए अगला जो प्रकार है भाववाचक के बाद है बहुवचनवाचक, छठा जो है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। चलिए अब जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है बहुवचनवाचक, तो ऐसे प्रत्यय जिनके योग से बहुवचन का बोध होता है, ऐसे जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जल्दी से देख लेते हैं,
एक प्रत्यय है। अब इनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे? कन्या में अगर जोड़ेंगे तो कन्याएं हो जाएगा, ठीक है। कन्या में अगर ए प्रत्यय जोड़ेंगे कन्याएं हो जाएगा, लता में जोड़ेंगे तो लताएं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बहुवचन है, कन्याएं लताएं, इनका एक वचन क्या हो जाएगा? कन्या, और लता इनका एक वचन है, और ए प्रत्यय जोड़ेंगे कन्याएं हो जाएगा, लताएं लताएं हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यहां, ठीक है। यहां अब जैसे चिड़िया में अगर जोड़ेंगे तो चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया एक वचन है, यहां प्रत्यय जोड़ेंगे चिड़िया हो जाएगा, यानी कि चिड़िया बहुवचन है। और फिर देखेंगे गुड़िया में जोड़ेंगे तो गुड़िया हो जाएगा, ठीक है। गुड़िया यानी कि ये बहुवचन। तो ऐसे प्रत्यय जिनके योग से बहुवचन वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं जो कि सातवां है। सातवां तद्धित प्रत्यय का भेद है वो हम देख लेते हैं। सातवां क्या है? संबंधवाचक। चलिए अब जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है। अब संबंधवाची शब्द कौन से होते हैं? अब संबंधवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे मौसेरा, ममेरा, चचेरा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे संबंधवाची शब्द। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से एक एरा क्या है? एक प्रत्यय है, इसको मामा धन एरा, ये हो जाएगा ममेरा। चाचा धन एरा बराबर चचेरा, ठीक है। ये उदाहरण से समझ गए हम। आल क्या है? एक प्रत्यय, ठीक इसी प्रकार आल एक प्रत्यय हो जाएगा। अब आल प्रत्यय से शब्द कौन? जैसे ससुर, ससुर धन आल बराबर हो जाएगा आपका ससुराल। ससुराल, ठीक है। फिर नाना धन आल बराबर ये आपका हो जाएगा ननिहाल। तो यहां इस प्रकार हमने देखा, देखो संबंधों का पता चल रहा है। ममेरा संबंध, चचेरा संबंध, ससुराल संबंध, ननिहाल संबंध, ऐसे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने देखा था, तो ऐसे प्रत्यय जिनसे संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला हम इसका प्रकार देख लेते हैं। अगला जो प्रकार होगा, आठवां प्रकार जो है वो हम यहां देखने जा रहे हैं, वो है आपका लघुतावाची। लघुतावाची, ठीक है। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। चलिए अब जैसा लघुतावाची शब्दों का निर्माण होगा, तो जिन प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है, अब लघुतावाची शब्द कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे या एक प्रत्यय है, या एक प्रत्यय है, अब इसको खाट में जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाट धन या बराबर खटिया, ठीक है। खाट धन या बराबर खटिया। डिब्बा धन या बराबर हो जाएगा आपका डिबिया, ठीक है। अगला उदाहरण देखते। ई एक प्रत्यय है,
इसके माध्यम से बनेगा रस्सा धन ई बराबर हो जाएगा आपका रस्सी। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं इसको, टोकरा धन ई बराबर हो जाएगा आपका टोकरी। ठीक है, एक और देख लेते हैं री एक प्रत्यय है। अब इससे कौन से, जैसे कोठा में प्लस री बराबर हो जाएगा कोठरी। ठीक है, और फिर टोकरा में तो मैंने टोकरा वाला बता दिया। छाता में अगर जोड़ेंगे तो छाता प्लस ई बराबर हो जाएगा आपका, छाता प्लस ई बराबर हो जाएगा आपका छतरी। ठीक है, तो ऐसे प्रत्यय जिनसे लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन प्रत्ययों को लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अंतिम है आपका और नंबर का भेद है तद्धित प्रत्यय का, उस प्रत्यय का नाम है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। अंतिम है ये। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नमा क्रमवाचक नमा है, क्रम, तो जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है क्रमवाचक क्रम का बोध कराते हैं। तो ऐसे प्रत्यय शब्द जिनके योग से क्रमवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नौवां, चौथा, पांचवा, दूसरा, पहला, ये आपके हो जाएंगे क्रमवाचक। उदाहरण के लिए जल्दी से समझ लेते हैं इसको। वहां पांचवा, ठीक है, पांचवा, नौवां, दसवां, ठीक है, दसवां, ठीक है। हरा, हरा एक प्रत्यय है, तो इससे शब्द कैसे बनेंगे? इकहरा, एक में जोड़ेंगे इकहरा हो जाएगा। ठीक है, दो में जोड़ेंगे दोहरा हो जाएगा। एक प्रत्यय और है जिसको हम देख लेते हैं, गुना, तिगुना, तीन में जोड़ेंगे तिगुना, चार में जोड़ेंगे चौगुना, दो में जोड़ेंगे दो गुना। ये आपके क्रमवाचक हो जाएंगे। यानी कि ऐसे प्रत्यय जिनके योग से क्रमवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां हमने जो है प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण सीखा। तो प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित किया गया था। वो दो भाग कौन कौन से थे? वो दो भाग आपके थे, एक कर्तवाचक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक कृत प्रत्यय के जो भेद थे वो आपके 5 भेद मैंने बताए, उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको वो समझा दिए। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय के 9 भेद थे, उदाहरणों के माध्यम से समझाया। ज्यादा डिटेल में और भी इनके उदाहरण देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे जाके आप इनके और उदाहरण भी देख सकते हैं। चलिए, यहां आपके शब्द संरचना पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।